स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर देते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं कंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल है मेटल्स। आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं कंडक्टर्स। द सेकेंड वन इज़ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट नहीं करते, या आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। इसकी एग्जांपल है वुड या प्लास्टिक। नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज़ मेटालिक कंडक्टर्स एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की। मेटालिक कंडक्टर्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब आपको इतना पता है कि मेटल क्या होती है। आपको मैंने बताया था कि मेटल के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिनको हम नाम देते हैं कर्नल्स। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम नाम देते हैं कर्नल्स। अब आपको पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मेटालिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम नाम देते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। और इन मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। सेकंड वन ये डिपेंड करते हैं कि मेटल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। थर्ड वन ये डिपेंड करते हैं डेंसिटी के ऊपर। एंड फोर्थ वन ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। इसमें सबसे मेन पॉइंट है आपका टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मेटालिक कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। अब इसके डिक्रीज़ करने का मेन कारण क्या है। जैसे ये मेरे पास मेटल एटम है। आपको मैंने बताया था कि मेटल एटम के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स और साथ में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ये दो कर्नल्स हैं, ठीक है, जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो ये दोनों कर्नल्स आपस में पास पास आ जाते हैं। तो जब ये कर्नल्स पास पास में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये दो कर्नल्स हैं, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये दोनों कर्नल्स पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ़्लो करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके कारण इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। तो यही कारण है कि जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं देन द कर्नल्स कम सो क्लोजली दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो उसके कारण इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। क्लियर। सेकंड वन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास करते हैं, या तो मोल्टन स्टेट में या एक्व सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें बेसिकली हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एसिड, बेस या सॉल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, या तो मोल्टन फॉर्म में या एक्व सॉल्यूशन में। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आपको पता है जैसे हम लोग एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो एसिड डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव में। बेस को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बेस डिसोशिएट हो जाता है और इसमें बन जाता है OH नेगेटिव आयन। सॉल्ट को जब हम लोग डिसोशिएट करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है एक कटायनिक फॉर्म में, एक अनायनिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जिसको हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो वो डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, और यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करेंगे।
नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड वन इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है आयंस में। जैसे KCl को अगर हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो ये डिसोशिएट हो जाएगा K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। HCl को अगर हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो ये डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट होता है एसीटेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। तो इट मीन्स एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है तो उसके आयंस बनते हैं, और जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता तो उसके कारण इसकी कंडक्टेंस लो होती है। इट मीन्स अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे कंडक्टेंस हाई होगी, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे कंडक्टेंस लो होगी। सेकंड वन है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो पोलर होता है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो बेस है, चाहे वो सॉल्ट है। और पोलर इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करने के लिए हमें इस पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो डिसोशिएट होगा। इट मीन्स द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इज़ पोलर बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज़ आल्सो पोलर एंड द पोलर इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज़ साइज ऑफ आयन। जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा आयन का उतनी ही कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो लो होगी। फोर्थ वन इज़ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मेरे पास है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करता हूँ। जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करूँगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा। बट इसके अंदर जो आयंस हैं उसकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जो आयंस है वो अभी भी एक दूसरे के पास है, तो उसके कारण इनकी फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर इसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो ये ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर इंटर आयनिक इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसकी कंडक्टेंस जो है वो वीक होती है। बट जैसे ही मैं इसके अंदर और ज़्यादा पानी डालूँगा, जैसे मैं इसकी डाइल्यूशन करूँगा, तो डाइल्यूशन करने पे इसके नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा क्रिएट होंगे, जिसके कारण इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके आयंस कम्प्लीटली नहीं बनते। बट जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं या उसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने पे क्या होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनेंगे, जिससे उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करेगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट तो हो जाता है, बट उसके आयंस के अंदर इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने पे उसकी जो इंट्रैक्शन है आयंस की वो टूट जाती है, जिसके कारण वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, और उसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। इट मीन्स द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आयंस के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ करेगी, जिसके कारण कंडक्टिविटी
इंक्रीज़ करेगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है और इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ओम्स लॉ। आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसमें लगता है R। R को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। द सेकेंड पॉइंट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकती है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं R से, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। थर्ड पॉइंट इज़ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम इंडिकेट करते हैं रो से, दैट इज़ रो। आपने 10th में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A एंड रो इज़ इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। R इज़ द रेजिस्टेंस, A इज़ द एरिया एंड L इज़ द लेंथ। और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। द फोर्थ वन इज़ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं G के साथ, G के साथ, एंड द कंडक्टेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स या साइमन। साइमन को हम कैपिटल S से इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ साइमन। नेक्स्ट इज़ कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम सेंटीमीटर तो कंडक्टिविटी की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको पता है ओम इनवर्स इज़ आल्सो साइमन, तो इसकी दूसरी यूनिट बन जाती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो उसके आयंस बन जाएंगे। वो आयंस कितनी कंडक्टिविटी शो करेंगे उसको हम नाम देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मींस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टिविटी शो करते हैं, उसके आयंस कितनी कंडक्टिविटी शो करते हैं, उसको हम नाम देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। एंड दिस मोलर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन M। K क्या होता था अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, K हम कहते हैं कंडक्टिविटी को। ठीक है, इट मीन्स लैम्डा M इज़ मोलर कंडक्टिविटी, K इज़ द कंडक्टिविटी एंड M इज़ द कंसनट्रेशन। M को हम नाम देते हैं मोलैरिटी। नेक्स्ट वन इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी सेम है। हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने पे ये आयंस में कन्वर्ट होता है और ये आयंस कितनी कंडक्टिविटी शो करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते थे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, उसके आयंस बनते हैं और उन आयंस की हम लोग कंडक्टिविटी नोट करते हैं, उसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा E से। इसका फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन N। N मीन्स नॉर्मेलिटी। अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स देखें तो इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर।